रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2026 की अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। एक पेपर हम कर चुके हैं जो कि प्राथमिक स्तर का क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक का था, 13 नवंबर 2011 का। आज हम जो अपना करेंगे वो 6 to 8 का होगा आपका पेपर, और इसी एक वीडियो के अंदर आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो हम अब अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है आपके लिए इतनी हेल्पफुल साबित होगी कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज की सबसे पहला पार्ट जो है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। बुनियादी स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ए ऑप्शन बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी ऑप्शन अधिगम को सरल बनाएगा, सी ऑप्शन बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी ऑप्शन प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। बुनियादी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन अच्छी लिखावट, बी ऑप्शन लेखन में स्पष्टता, सी ऑप्शन बड़े अक्षरों में लिखना, डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका जो आपका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। श्यामपट्ट लेखन का सबसे महत्वपूर्ण घटक लेखन में स्पष्टता होती है जिससे छात्र श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को आसानी एवं सुगमता पूर्वक पढ़ सकते हैं। चाहे आप अपनी राइटिंग को सुंदर लिख लो, पर अगर वो स्पष्ट नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से आपने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। छोटे अक्षरों में लिख दोगे आप, उससे क्या होगा? जो जिनको आंखों की कुछ शिकायत है वो बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए लेखन में स्पष्टता होनी आवश्यक है। फिर है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो फोर्थ वाला भी कट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले जो आप करोगे वो आप एक शिक्षक होने के नाते कारण जानने की चेष्टा करोगे। सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा छात्र की कक्षा में देर से आने का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ए ऑप्शन है चुने गए अध्ययन द्वारा, बी ऑप्शन है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, सी ऑप्शन है गहन अध्ययन द्वारा, डी ऑप्शन है सस्वर अधिगम द्वारा। तो इसका आपका आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रासंगिक अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है। यहाँ प्रासंगिक अध्ययन का तात्पर्य ऐसे अध्ययन अधिगम से है जो बच्चों के जीवन से संबंधित हो और उनके भविष्य में उपयोगी हो। जब शिक्षक विद्यार्थियों को उनके वास्तविक जीवन से संबंधित विषय वस्तु का अध्यापन करते हैं तो विद्यार्थी अधिगम में रुचि लेते हैं और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना है जिसमें विद्यार्थी व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार होता है। फिर है आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें है विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित
परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी को दंड देना ये तो कट है, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना ये सही है, इसकी उपेक्षा करना ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सर्वप्रथम बालकों के अवांछित व्यवहार के कारणों को जानना आवश्यक होता है, तत्पश्चात उन कारणों की समस्याओं के उपचार के लिए प्रबंध करके ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का सबसे उचित तथा प्रचलित विधि है। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। अब जी शुभकामनाएं देने का तो मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि आपका जन्मदिन है, ये तो आपको मिलनी चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा शिक्षक को बधाई देने पर शिक्षक को औपचारिक रूप से छात्रों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब दिन आपका तो आप बधाई थोड़ी दोगे, आपको बधाई मिलेंगी, आपको शुभकामनाएं मिलेंगी। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या यह वैयक्तिक असफलता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह वैयक्तिक असफलता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न कथन सही है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व की सहानुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता मानव व्यवहार में सामाजिक प्रभाव का एक रूप है, जिसमें एक व्यक्ति स्पष्ट निर्देशों या किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करता है। एक बालक अपने माता पिता, शिक्षक तथा अपने से बड़े जनों की आज्ञा का पालन करता है। फिर है आपके पास 10th क्वेश्चन। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से असंबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना ही सर्वाधिक उचित है, ताकि कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार अवरोध न आए तथा अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। फिर है आपके पास 11th क्वेश्चन। एक पर सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था जो 9 से 12 वर्ष की है का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, जैसे संबंध, निगमनात्मक तर्क करने की योग्यता, आत्म अनुशासन तथा सामाजिक अनुमोदन के नियमों आदि का अधिगम करता है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की
निर्दय अभिवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण निम्न है। छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, जब शिक्षक जो है छात्र की प्रॉब्लम नहीं समझेगा तो वो भागेगा ही। विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, कि विद्यालय में जो है हिटलर राज चले। छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव हो। शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना हो। फिर है आपके पास 30th क्वेश्चन, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। समय समय पर श्रम का अवसर देकर उनमें श्रम स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है। इसलिए आजकल विद्यालयों में एनएसएस, एनसीसी तथा खेल कूद जैसे कोर्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाए गए हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कार्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के कार्मिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के कार्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका हर प्रकार का विकास बढ़ता चला जाता है और उसके लिए वे उत्तरदायी होते हैं। फिर है 15, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। 16th है आपका मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्ति निष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। अर्थात मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। फिर आपके पास 17th क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की उपरोक्त सभी की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण निम्न होने चाहिए। पहला, बाल मनोविज्ञान की उसे समझ होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों की बुद्धि स्तर की समझ होनी चाहिए। तीसरा, बच्चों की अभिवृत्ति की समझ होनी चाहिए। चौथा, बच्चों की समस्याओं के बारे में भी समझ होनी चाहिए। फिर है 18th,
निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। इस समय बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। रोस ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना या मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। प्रभावशाली होने का संकेत निम्न है, भाई उच्च बुद्धि लब्धि होगी 130 से ऊपर की, विचारों में भी सृजनात्मकता होगी, उत्सुकता यानी कि कौतूहल होगा, अभिव्यक्ति में अनूठापन होगा। तो दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं का ही समर्थ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है तथा साथ ही साथ इससे लैंगिक भेदभाव में भी कमी आती है। तो हमें जो है बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समन्वित शिक्षा की सफलता समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है, क्योंकि जब तक समुदाय के लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टि नहीं रखेंगे और उन्हें नियमित विद्यालय में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक समन्वित शिक्षा सफल नहीं हो पाएगी। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है। फिर है 24 क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, सही मार्गदर्शन कराकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर अधिगम के लिए अनुप्रेरित कर सकता है, अर्थात विद्यार्थियों द्वारा किए गए अधिगम कार्यों के परिणामों और दुष्परिणामों के बारे में बताकर उनको अनुप्रेरित किया जा सकता है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे। विद्यार्थी द्वारा शिक्षक को सम्मान न देने पर विद्यार्थी की व्यावहारिक समस्याओं का पता लगाएंगे, उसके अभिभावकों से बात करके समस्या का समाधान करेंगे। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 26, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो ये शिक्षक से ही केंद्रित है, और जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। भाई चरित्र का निर्माण इन सबके द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से 28 क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और समझ स्तर। विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटने की प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है विभेदीकरण। सिर्फ यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। केवल वर्ड जहां आ जाए उस ऑप्शन को कट कर देना। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा संकोचित छात्र से तभी प्रश्न करने चाहिए जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, ताकि धीरे धीरे उसमें आत्म शक्ति का संचार हो और वह कक्षा में सहभागी बन सके। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षा पर आदर्शवादी या निर्देशात्मक। तो सबसे अच्छा वर्ड जो है आदर्शवादी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। फिर आपके हिंदी भाषा के क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो पूजनीय, पूजनीय दूसरे तरीके से लिखे हुए हैं, आपका बी पार्ट ही सही है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त वो क्या है? अग्रज। फिर है वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? भाई आपका पुरस्कार, डी ऑप्शन करेक्ट है। सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा आया है? बी ऑप्शन आवट प्रत्यय आया है। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए कौन सा है? आपका पेड़ से गिरा अपादान कारक, क्योंकि उससे दूर हुआ है। फिर है आपके पास 36 क्वेश्चन, चौराहा कौन सा समास है आपका? तो द्विगु समास है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें जो है ए तन्य जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी तनुजा तन्य होता है। तन्य तो पुत्र का पर्यायवाची है। फिर है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सलिल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये तो जल का होता है। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, एकदम से सोच जाती हो, तो कुशाग्र बुद्धि होता है, प्रत्युन्मति होता है, या द्रुतगामी होता है, या दूरदर्शी होता है। वो कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा होता है। इसने क्या किया है इसमें? मति झट सोचने, अरे झट सोचने वाली हो ये पूछा है इसने। तो इसमें जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युन्मति, यानी कि जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि, तथा वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए के लिए आप दूरदर्शी यूज करते हो। तो झट वाली जिसकी बुद्धि होगी उसे आप प्रत्युत्पन्नति कहोगे, प्रत्युन्मति कहोगे। और जिसकी बुद्धि कुश की अगर नोक जैसी हो उसे आप कुशाग्र बुद्धि कहोगे। निर्गुण का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विसर्ग संधि है, नी जमा गुण निर्गुण। फिर है आपके पास 41, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, कलश। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमेशा जो लड़की होती है कुंवारी उसे आयुष्मती कहते हैं, उसे कभी भी सौभाग्यवती नहीं कहते। जब उसकी शादी हो जाती है तब उसे सौभाग्यवती कहते हैं, जिसका मतलब है कि तुम हमेशा पति वाली रहो, विधवा ना हो, कभी भी सुहागन रहो। फिर है आपके पास नेक्स्ट, निम्नलिखित का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय का। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। भानु जमा उदय, भानुदय दीर्घ संधि है इसके अंदर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। फिर आपके पास 45 क्वेश्चन, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। ऑप्शन नंबर बी दर्व। दर्व तो लिक्विड के लिए यूज होता है। फिर है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताना है कि कौन सा है। लोगों ने, ठीक है, लोगों ने
शोरगुल करके, तो कौन सा आएगा, कर्म कारक आएगा इसमें। फिर है आपके पास 47, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या निरर्थक शब्द। तो घुड़सवार आपका यौगिक शब्द है, गुड़ जमा सवार, घुड़सवार। अजायबगर देसी है, तत्सम है, विदेशी है, संकर है। ये एक संकर शब्द है, दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अजायब अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी का है, तो अजायबगर कौन सा हो गया भाई, ये आपका संकर शब्द हो गया। टिकट घर, बम वर्षा, अदालत घर, ये सब जो है आपके संकर शब्द हैं, क्योंकि दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बने हैं। आचार का विलोम क्या होगा, बी ऑप्शन आएगा आपका इसमें, अनाचार। फिर है आपका 50, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, ए ऑप्शन दुस। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है आपका, ए ऑप्शन व्यंजन संधि का, जगत जमानाथ जगन्नाथ। मोर का तत्सम क्या होगा, मयूर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है आपका, डी अभी। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं भाई, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पहला, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, निशा कर। इसके दूसरे भी होते हैं, जैसे चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति। जबकि तरणी तो सूर्य का है, निशाचर राक्षस का है, निशाकर जो है ऑप्शन नंबर ए है हमारा। और किसान अग्नि का, नहीं किसान नहीं, कृषाणु, कृषाणु जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। फिर है आपका 56, महादेव का पर्यायवाची कौन सा है, सी ऑप्शन चंद्रशेखर। यथाशीघ्र शब्द का समास कौन सा है, ए ऑप्शन अव्यय भाव समास। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है आपका, ए विशेषण है, विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो यही है आपका क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, कैसे बह रही है, धीरे धीरे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द बताने हैं, पील, चक्रपाणी, दूध वाला और नैन। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चक्रपाणी आपका योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी, चक्र जमा पाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु। फिर है आपका थर्ड पार्ट जो कि है आपका अंग्रेजी का। तो आपके पहले 30 जो थे क्वेश्चन वो किसके थे, सीटीपी के थे, दूसरे 30 आपके हिंदी के, अब तीसरे 30 90 तक आपके अंग्रेजी के होंगे। Identify the type of the verb in the given sentence. He slept. ट्रांजिटिव, इंट्राट्रांजिटिव, रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंट्राट्रांजिटिव वर्ब। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, ही स्लेप्ट, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऊपर दिए गए सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए आप इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहोगे। चूज the superlative form of the fast, fast, faster, fastest होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। if the superlative is least then the positive is, तो पॉजिटिव कौन सी होगी, तो इसे least होगा, LEAST, या पॉजिटिव फॉर्म ऑफ least is little और the comparative is less, little, less, least होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। What is the comparative form of bad? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, वर्ष, WORSC। नेक्स्ट है आपका 65, fill in the blank dash time has already been wasted, इसमें आएगा much, क्या
मच आएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी कि मच टाइम, ओनली मच टाइम वुड बी यूज्ड हियर बिकॉज मच इज यूज्ड व्हेन अनकाउंटेबल नाउन्स एंड टाइम इज अनकाउंटेबल नाउन। जब आपके पास कोई भी अनकाउंटेबल नाउन दी हुई हो तो उस टाइम पर आप मच का यूज करोगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैनी जो होगा वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होगा, फ्यू भी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होगा, और लिटिल जो है वो नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जैसे टाइम है मच यूज होगा। फिर है आपके पास 66 which statement is correct? Statement 1 we consider the matter further and statement 2 we consider the matter further। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 एंड ए बी सी या डी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। वी कंसिडर द मैटर फर्दर, फार्दर नहीं, फार्दर का तो दूर होता है, मतलब फर्दर यानी कि और आगे। फिर आपके पास 67 व्हाट इज द पार्टिसिपल ऑफ राइड? इनमें से कौन सा होगा? राइड, रोड, राइड्स एंड रिडन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रू? ग्रू की सिंपल प्रेजेंट ग्रो होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। फिर है चूज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आपके पास चूज द एडवर्ब आपको फाइंड आउट करनी है, तो एडवर्ब तो इसमें बैडली है, बाकी सब तो आपकी एक वर्ब है और कोई एडजेक्टिव है आपका, तो बैडली आपका क्या है? एडवर्ब है। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, हार्डली आपकी एडवर्ब है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। परफिडी, perfidy is perfidy is the correctly spelled word which means trickery or treason। यानी कि आपके पास जो है डिफाइन में गलत लिखा हुआ, उसकी ये स्पेलिंग होती है DEFINE, मेम की MAIM, डिसग्रेस की DISGRACE। दिस मूवी इज डैश देन द लास्ट वन, बेटर आएगा। रवि वाज नॉट थिंकिंग, कैसा आएगा? क्लियर, क्लियरली, अनक्लियर या अनक्लियरली? तो इसमें क्लियरली आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। Choose the part where there is an error in the given sentence. I went to the library to get as many information as I could, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंफॉर्मेशन जो अनकाउंटेबल है उससे क्या आएगा? मच आएगा। वुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मैनी, तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, एंड ऑप्शन नंबर सी को ही हम क्या कहेंगे? करेक्ट कहेंगे, क्योंकि हमें जो है गलत वाला निकालना था जिसमें एरर हो। Choose the sentence that is correct with respect to the punctuation and capitalization, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। She was visiting us for summer। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। ऑल दिया हुआ है, ऑल जो है आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर। फिर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, वो करेक्ट हो गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। शेयर, शेयर क्या है आपका? ये भी एडजेक्टिव है आपका। नेक्स्ट है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड गुल्फ्स, तो इसका गुल्फ आएगा GULF इज सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर। फिर है चूज द करेक्ट, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। कौन सा इनकरेक्टली है भाई? नेगेटिव जो है ये लिखा हुआ है, ये गलत है आपका। इनकरेक्टली यहाँ पर जी के बाद ए आता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। फिर है द वर्ड पेयर, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कोल्ड, आप इन्हें क्या कहोगे? बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, इन्हें आप होमोफोन कहोगे। द वर्ड पेयर, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर होमोफोन, क्योंकि a word that is pronounced the same as the another word but has a different meaning or spelling or both, तो आप उसे क्या कहोगे? होमोफोन कहोगे, क्योंकि डिस्क्रीट जो होगा उसमें डिफरेंट आएगा और डिस्क्रीट वाले में टैक्टफुल आएगा। नेक्स्ट है आपके पास चूज द नाउन फॉर्म द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग, दैट इज वी फाइंड दैट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से बना है ये। एंड चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड ग्रेव, तो इसमें ये ग्रेविटी से बना हुआ है। ए वेरी ब्रीफ पॉज इन ए सेंटेंस इज मार्क्ड बाय यूजिंग ए और एन, आप उसे क्या कहोगे? बी कोमा कहोगे। एंड इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जिरंड,
जॉगिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो जीरंड क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए जॉगिंग ही होगा भाई इसके अंदर, तो क्योंकि जीरंड इज अ नाउन फॉर्म्ड बाय वी प्लस आईएनजी इज अ जीरंड इन द सेंटेंस, हेंस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है चूज द सेंटेंस वेयर द कोमा इज प्लेस्ड करेक्टली, जहां पर कोमा करेक्टली लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेल के बाद ही कोमा आता है तो ये आपका करेक्ट हुआ। चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट एब्रीविएशन, कि जिसने आपको करेक्ट एब्रीविएशन दिया है। क्या लिखा हुआ है? JNU 1965, लक्ष्मी पेपर COMP, फिर सेटुर मई, कोमा लगाया हुआ है, उससे पहले डॉट भी है, MAY 19 नॉट सेंट। तो इसमें कौन सा आपका ठीक है? डी वाला ही ठीक है, नॉट सेंट इज करेक्ट। ए वाले में जो JAN डॉट वुड बी यूज्ड भाई JAN के बाद डॉट लगी होनी चाहिए थी। इन बी ऑप्शन में CO के बाद डॉट लगी होनी चाहिए थी, और सी जो ऑप्शन उसमें SAT के बाद डॉट लगी होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कैलेंडर के क्या स्पेलिंग होती है भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी? सी ही करेक्ट है, प्रिविलेज की यही स्पेलिंग होती है। फिर है आपका व्हाट डज द फ्रेज क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन, इसका मतलब है द बेस्ट ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट है आपके पास सामाजिक अध्ययन, इसमें देखिए केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं कहां पर? केले और अनानास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य भाषा को सबसे अधिक लोग बोलते हैं। निम्न में से कौन से जुड़वा नगर है? कौन से जुड़वा नगर है भाई? हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा नगर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नगर तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। फिर है आपके पास सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहां पर? जम्मू कश्मीर में मिलता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? टोटल 22 भाषाएं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी रहा है? गैंडा रहा है। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? वो पौंडीचेरी है। स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक अरविंद घोष का आश्रम पौंडीचेरी में स्थित है। आश्रम को और विले आश्रम 1916 के नाम से जाना जाता है। पौंडीचेरी पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेश था, जिसकी स्थापना सन 1928 में हुई थी। बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से। बॉम्बे हाई इसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि आज महाराष्ट्र में है। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तथा झारखंड भारत का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, और भारत का नवनिर्मित राज्य तेलंगाना 29वां राज्य है, जो कि 2 जून 2014 को राज्य का दर्जा दिया गया था। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो किस नदी का नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत से है, और चीनी स्वायत्त प्रांत के साथ मानसरोवर झील है जहां से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को तसांग को, चीन में यालू तसांग पुचियांग, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, और भारत में यमुना के नाम से जमुना नदी को भी जाना जाता है। महाभारत के लेखक कौन थे? वेदव्यास। महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के लेखक गणेश जी थे, जबकि इसके रचयिता तो महर्षि वेदव्यास थे। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण हुमायूं ने, इसने शाहजहां ने कराया था। लाल किला दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1648 ईस्वी में करवाया गया, तथा आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा 1573 में करवाया गया था।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत रत्न से सम्मानित थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? मुमताज इस महल की, अनारकली की, नूरजहां की या शाहजहां की? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1653 ईस्वी में आगरा में करवाया गया। ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? जैन धर्म में 24 महान आचार्य हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। प्रारंभिक 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। मात्र अंतिम 2 तीर्थंकरों की ही ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। वे है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। एक 106 भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम आणविक परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध, लाफिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। शाकुंतलम लिखी थी किसने? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो वियोग श्रृंगार रस शैली में लिखी गई है। इस महाकाव्य का नायक राजा दुष्यंत और नायिका ऋषि कन्या शकुंतला थी। फिर है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत हरियाणा के मैदान में अहमद शाह अब्दाली अफगान का मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह परास्त हुए। इस युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि मराठे अब भारत में शासन नहीं कर सकते। किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नायक थे। यह कांग्रेस के गर्म दल के नेतृत्व करता थे। बाल गंगाधर ने यह घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। राणा सांगा संबंधित है। राणा सांगा मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राज्यवंश के प्रसिद्ध शासक था। 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? पंचायती राज संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में की गई। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज व्यवस्था का दर्जा दिया गया। संवैधानिक सरकार का अर्थ है भाई, इसका अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार। फिर है पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे किसके? नेहरू और झोंग इन लाई के बीच में। भारत चीन के मध्य 29 अप्रैल सन 1954 ईस्वी में समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया। फिर है आपके पास नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 24 जनवरी सन 1950 को हुए थे।
संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण कर लिया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया तथा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। संविधान सभा के प्रधान कौन थे? भाई संविधान सभा में के इसमें कोई भी सही नहीं है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि प्रथम स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रधान B.R. अम्बेडकर थे, जबकि B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इनकी राजधानी कन्नौज थी। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज का अधिकार करने के लिए 3 शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जो लगभग 200 वर्षों तक चला। अंततः गुर्जर प्रतिहार इस संघर्ष में विजेता हुए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा। तो ये जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं, जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। ग्राम न्यायालय कहलाता है न्याय पंचायत। ग्राम न्यायालय को क्या कहते हैं हम? ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर है सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा कहलाती है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती कहां से? उत्तरी अमेरिका से होकर वो नहीं गुजरती। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है क्या? सागर। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी घाटी। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसके द्वारा संचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट का है। ग्रीनविच मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। भारत का मानक समय रेखा 82 की पावर 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ग्रीनविच तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल 5 घंटा और 30 मिनट का ही होता है। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? हिमशैल भारत में नहीं पाई जाती। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक महासागर ही मिलता है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। फिर है अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो है वृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर ली गई थी और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ है? 6वीं सदी ईसा पूर्व में ये गणतंत्र हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ए ऑप्शन अवाचनीय, परंतु उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया इसलिए इसे अवाचनीय कहा जाता है। लिपियों के लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि को बेस्ट्रोफे
दोन भी कहा जाता है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, किनका? भाई लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोगों को लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा काल में मुख्यतः धातु जो थी कांसा, टिन और तांबे से मिलकर बनती है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व की है। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, तो कब की थी? बी ऑप्शन 78 ईस्वी में। फिर भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? इसका भी इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? भाई किस क्षेत्र में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कर अंग्रेजी राज्य में विलयन करना उसकी सबसे पहली भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य अंग्रेजी सेना में था। इस कारण सिपाही विद्रोह 1857 का यह एक प्रमुख कारण था। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह जो है अवध से हुआ था। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था? 1950 में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य के। दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1021 में विमल शाह, जो चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री था, के आबू राजस्थान में करवाया गया था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? भाई इसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। औषधि से किसका संबंध नहीं है? भास्कराचार्य। औषधि का संबंध नहीं है इनका बिल्कुल भी। औषधि का संबंध तो धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत से है। भारत के राष्ट्रपति को किसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? बताइए। संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? अब तो भारत में राज्यों की संख्या 29 है, क्योंकि 29वां राज्य तेलंगाना था, तो इसमें 28 लिखा हुआ है। फिर आगे ये भी तो लिखा है नवनिर्वाचित 2 जून 2014 को हुआ। एक मिनट मैं इसको चेक करती हूँ। ट्वेंटी 28 ही है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें जो दिया हुआ है 29 वो तो गलत है। इसमें 28 लिखा हुआ है। ट्वेंटी 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में की थी इन्होंने इसकी स्थापना। वेदों की ओर लौटो प्रथम वाक्य था। किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? कोई भी इसमें ऑप्शन ठीक नहीं है। राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और प्रधान मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व पद वितरण करता है। इस प्रकार प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, फाहियान ने किसके
शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, जबकि हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में ह्वेन सांग भारत आया था। तो आज आपके जो है 6 to 8 क्लास के 13 नवंबर 2011 को होने वाला जो पेपर था उसके 150 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का कोई पेपर लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।